हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? चलिए, हम लोग इसका दूसरा पार्ट करते हैं। माय ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला दास जी ने लिखी इस पोएम को, और इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखते हैं यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कितने मदद पहुंचा पाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है अमूमन कि माय ग्रैंड मदर्स हाउस हैज बीन कंपोज्ड और रिटन बाय। कंपोज्ड और रिटन बाय दोनों ही बातें हो सकती है। तो इनकी लेखक लेखिका यानी कि पोएट यानी कि पोएटेस जिनका नाम है कमला दास, इन्होंने इसको लिख दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इनको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, कमला दास जी को हमने सर्कल में डाल लिया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, समर इन कोलकाता इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स। अभी मैंने आपसे चर्चा की थी, समर इन कोलकाता जो है पार्ट 1 में भी मैंने आपसे इसके बारे में चर्चा की थी। समर इन कोलकाता ये पोएम है, ये बनाई है, किन्ने लिखी है? कमला दास जी ने लिखी है, समर इन कोलकाता। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कमला दास वाज बोर्न, आपको मैंने बताया था कमला दास का जन्म कब हुआ था। बताइए कब हुआ था? यानी कि 1934 में, 1934 में। और कौन सी तारीख थी? 31 मार्च। और मैंने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको दी थी कि 2009 में इनकी जो है वो डेथ हो गई थी, 2009 में। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which figure of speech has been used in my grandmother's house? अब आपको ये फिगर ऑफ स्पीच थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच? मैं बताता हूँ आपको। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी डिवाइसेस दोनों एक ही चीज है। होता क्या है ना, फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करके हम यह जताने की कोशिश करते हैं, किसी भी साधारण बात को असाधारण बनाने के लिए हम लोग फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें कॉमन जो यूज होती है उसमें सबसे पहला जो है फिगर ऑफ स्पीच वो है मेटाफर, और दूसरा होता है सिमिली। तो मेटाफर कौन सा है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हो मेटाफर, किसको कहेंगे मेटाफर? बताइए। अगर आपको पता नहीं है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर होता है जब ए की तुलना बी से की जाए। ए इज कंपेयर टू बी, है ना। ए की तुलना जब बी से की जाती है और ए जो है बाद में बी बन जाता है, यानी ए जो है वो बी बन जाता है। जब ए की तुलना बी से की जाएगी और ए जो है बी हो जाएगा, उसको मेटाफर कहेंगे। अब कोई एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आप एग्जांपल दीजिए, टाइम इज मनी। देखिए क्या कहा मैंने, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। देख लीजिए, तो टाइम इज मनी। अब टाइम की कल्पना किससे किया जा रहा है, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग? देखिए, टाइम को कंपेयर कर रहे हैं मनी से। टाइम इज मनी, जब आप कहते हैं टाइम इज मनी का मतलब है टाइम को मान लीजिए ए है ना, और मनी क्या है? बी, है ना। आप कहते हैं टाइम इज मनी। टाइम इज मनी का मतलब हुआ समय ही धन है। अब समय कैसे धन है? अगर आपके पास समय है तो इसका मतलब आप उससे धन बना सकते हैं, पैसे बना सकते हैं। यानी ए की कंपेयर किया आपने बी से, टाइम की तुलना की आपने मनी से, और मनी टाइम जो है मनी बन गया, यानी कि ए जो है वो बी हो जाता है। एक उदाहरण लीजिए, जब आप कहते हैं आवर सोल्जर्स आर ब्रेव, आप क्या कहते हैं? आवर सोल्जर्स आर लायंस कह दीजिए उसको, ब्रेव को छोड़िए, आप कहिए आवर सोल्जर्स आर लायन। इसका मतलब क्या है? आपने अब अपने सोल्जर्स की कल्पना की है, कंपेयर किया है किसके साथ? लायन के साथ। तो क्या हमारे सैनिक, हमारे सोल्जर्स शेर हैं? नहीं। लेकिन आप कंपेयर कर रहे हैं ए को बी से, सैनिक को शेर से, और बाद में आप बताते हैं कि नहीं जी, हमारे सैनिक जो है शेरों से कम नहीं है, है ना। तो ये हुआ मेटाफर। लेकिन इस ये जो कविता है, ये जो माय ग्रैंड मदर्स हाउस है, इसमें सिमिली का यूज किया गया है। अब आप कहेंगे सिमिली का कैसे यूज किया गया है, सिमिली कैसे पता चलेगा? तो आप पोएम की उस लाइन को जाकर देखेंगे तो उसमें लिखेगा माई ब्लड टर्न लाइक ए कोल्ड आवर माई ब्लड टर्न लाइक ओल्ड विंटर्स मून। तो लाइक और एज से जब कंपेयर किया जाता है, यहां पर क्या होता है ना, सिमिली में क्या करते हैं कि ए इज, आप ऐसा कर सकते हैं कि ए इज कंपेयर विद द हेल्प ऑफ लाइक एंड एज। लाइक और एज जब रहे तो आप समझ जाइएगा कि ये सिमिली होगा। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये
हर मेटाफर को सिमिली बनाया जा सकता है। कैसे? जैसे आपने कहा कि इज टाइम इज लाइक मनी। अब देखिए आपने क्या कर दिया है, लाइक से तुलना कर दी है, ए की तुलना आपने लाइक से कर दी है। अब आप ये भी कह सकते हो, आवर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज लायन। क्या कहते हैं आप कि आवर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज लायन, यानी कि जब लाइक और एज से आप कंपेयर करते हैं ए को, तो आप समझ जाते हैं कि उसमें सिमिली का यूज किया गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे सही आंसर होगा सिमिली। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर हाउस इज प्राउड ऑफ। जो स्पीकर है ग्रैंड मदर हाउस की यानी कि कमला दास को प्राउड है, गर्व है, किस पे गर्व है सर? तो इनको गर्व है अपनी ग्रैंड मदर्स की हाउस पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं व्हेन डिड द स्पीकर ऑफ ग्रैंड मदर्स हाउस लिव विथ हर ग्रैंड मदर। कब रहा करती थी? तो ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड में, जब वो अपने बचपन में थी तो अपनी दादी माँ के साथ रहा करती थी, जहां उनको ढेर सारा प्यार मिला करता था। ठीक है, तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस जब पब्लिश्ड इन 1965, 1965 में ये पब्लिश हुई थी। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज ए लिरिक, ये लिरिकल पोएम है ना? क्या है ये? लिरिकल पोएम। ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस लिव्ड विथ हर। ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड मतलब अपने बचपन के दिनों में। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। किसके दौरान? अपने चाइल्डहुड के दौरान। जो स्पीकर थी, कौन है स्पीकर? माई, ये कमला दास है ना? वो कहाँ रहा करती थी? तो और किसके साथ रहा करती थी? तो अपने ग्रैंड मदर के साथ। किसके साथ रहती थी? ग्रैंड मदर के साथ। माई ग्रैंड मदर्स हाउस पब्लिश्ड इन। अब ये माई ग्रैंड मदर्स हाउस किसके पब्लिश हुई थी? तो आपको मैंने बताया था समर इन कोलकाता, है ना? समर इन कोलकाता में यह पोएम जो है पब्लिश हुई थी। कमला दास वाज बोर्न इन, फिर से वो सवाल रिपीट हो गया लगता है, 1934 में। ठीक है, विच फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज किया गया था? सिमली का यूज किया गया था। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं, ये सारा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आपका। देखिए इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं और क्या कुछ नया क्वेश्चन इसमें छूट रहा है हमारे लिए। हम्म, ये देखिए, हाँ, कमला दास इज एन डैश पोएटिस। तो कमला दास कहाँ की हैं? आपको मैंने बताया था केरला की हैं, तो इंडियन पोएट हो जाएंगी। इंडियन पोएटिस है ना? कहाँ की हैं? इंडियन पोएटिस। कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर डैश हु इज डेड नाउ। अपनी ग्रैंड मदर की बात करती है। वो किसकी बात करती हैं? ग्रैंड मदर की बात करती हैं, जो ऑलरेडी वो पास अवे कर चुके हैं, जा चुके हैं वो, है ना? कमला दास रिमेम्बर्स द हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर। वो किनके साथ उनको बहुत अच्छा लगता था? तो उनको अच्छा लगता था अपने ग्रैंड मदर के साथ। किनके साथ अच्छा लगता था? ग्रैंड मदर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी नोटिस्ड डैश बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम। वो क्या देखी अपने बेडरूम के पीछे? तो डॉग्स, ब्रूडिंग डॉग्स, है ना? ब्रूडिंग डॉग्स उनको दिखाई पड़ता था वहां। द हाउस वेंट इनटू द साइलेंस। उनका जो घर था बिल्कुल ही साइलेंस हो चुका था, मतलब शांति हो गई थी उस घर में, ड्यू टू द डेथ ऑफ, ऑब्वियस सी बात है, उनकी एक औरत थी वहां। वो औरत कौन थी? उनकी दादी माँ, है ना? तो ये दादी माँ के मृत्यु के बाद उनका जो घर है बिल्कुल ही साइलेंस जोन में चला जाता है, क्योंकि उस घर में रहने वाला कोई है नहीं। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन डैश पोएम, एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, है ना? ये माई ग्रैंड मदर्स, तो आपको पता है कमला दास जी ने जितनी भी कविताएं लिखी है, उनका मेन थीम ऑलमोस्ट यही रहता है, ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द पोएटेस इन द ग्रैंड मदर्स हाउस बेक्स एट डैश डोर्स। एक जगह पे इस कविता में पोएटेस ने इस बात का जिक्र किया है कि वो अब जो है प्यार, उस प्यार को पाने के लिए उनको अब किसके दरवाजे पे जाना पड़ता है? चूंकि ग्रैंड मदर तो है नहीं, है ना? तो फ्रेंड के दरवाजे पे नहीं जा सकती हैं, फैमिली के दरवाजे पे नहीं जा सकती हैं, तो वहां पे सिर्फ स्ट्रेंजर्स हैं। जहां उनकी दादी रहा करती थी, आजकल उनके लिए, पोएट के लिए आजकल ये सब के सब स्ट्रेंजर हो चुके हैं। ठीक है ना? स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है? वो अजनबी लोग हो गए हैं इनके लिए। ठीक, देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव।
देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। कहते हैं, एक घर बहुत दूर हुआ करता था, उस घर में मिला करता था पोएट को क्या, लव मिला करता था। ये कौन सी पोएम से ली गई है? ये पोएम जो है माय ग्रैंड मदर्स हाउस से ली गई है, यानी कि सही ऑप्शन है इसका सी। बिहाइंड माय बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रूडिंग इज रिटन बाय। देखिए, रिटन बाय किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है कमला दास के द्वारा। अब देखिए, यहाँ पे एक थोड़ा हिंट मिला है आपको। बिहाइंड माय बेडरूम्स डोर लाइक, ये देखिए लाइक को देख रहे हैं आप? लाइक, आपको मैंने बताया था कि एज और लाइक, एज और लाइक जब रहे किसी पोएम में, तो आप समझ जाइए कि वहां पे सिमिली होने की 99% चांसेस रहेंगे, है ना? ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब आपसे कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगेगा, उम्मीद करता हूँ कि अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सबा खैर।